चलिए कौन सा नंबर लेक्चर है ये? कल मैं ये वाला आज ख़त्म हो जाएगा, ओरिजिन ऑफ लाइफ वाला आज ख़त्म हो जाएगा। कल हम पढ़ेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे एविडेंस। क्या स्टार्ट करेंगे? लेकिन कल मैं एविडेंस स्टार्ट करने के पहले उसका इंट्रो होगा, 20-25 मिनट में हो जाएगा। उसके पहले हम टेस्ट लेंगे यहाँ तक। ये वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ, ये 10 बजे तक डल जाएगा। बाकी इसके सारे वीडियो छोटे छोटे हैं, 20 मिनट 28 मिनट ऐसे है ना, 40 मिनट से ऊपर कोई वीडियो नहीं है। तो चलिए मैंने देखिए एक बार ना अपन शॉर्ट में रिवीजन मार देते हैं कि हमने इसमें पढ़ा क्या क्या है, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ बच्चों के क्लासेस मिस हुई हैं बीच बीच में, है ना। तो उसको देख लो, अच्छा है वीडियो रिकॉर्ड है, जो मिस हुआ है आप कर सकते हो। तो हम देख रहे थे सबसे पहले क्या, ओरिजिन ऑफ लाइफ, मतलब कि लाइफ कैसे बनी है। तो लाइफ बनने के लिए हमने सबसे पहले पढ़ा था केमिकल एवोल्यूशन। क्या पढ़ा था? उसके बाद हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। तो केमिकल एवोल्यूशन में सबसे पहले आया था एटॉमिक एवोल्यूशन। क्या आया था? एटॉमिक एवोल्यूशन में हमारे जो इम्पोर्टेंट 4 एलिमेंट्स थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनमें हुआ था केमिकल रिएक्शंस और ये बनाए थे मॉलिक्यूल्स। क्या बनाए थे? मॉलिक्यूल्स में आपके नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, मीथेन, वाटर, CO2 ये सारे मॉलिक्यूल्स थे। इनमें से जो सबसे पहले इन मॉलिक्यूल्स में जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने थे, फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें मेनली 2 थे। कौन कौन से था? वाटर एंड अमोनिया। मतलब हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वाटर बनाया था और हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन से रिएक्शन करके अमोनिया बनाया था। ये हो गया था इनका क्या, मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन, एटॉमिक एवोल्यूशन, फिर मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन, एवोल्यूशन ऑफ द सिंपल इनऑर्गेनिक में देखो एक बार फिर से, एटॉमिक एवोल्यूशन में एटम आ जाएंगे कौन, मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन में N2H2O2 ये सब आ जाएंगे, और इनऑर्गेनिक एवोल्यूशन में आ जाएगा आपका मेथेन और वाटर। कहीं कहीं पे मेथेन और वाटर को अपन या CO2 को मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन में लिखा हुआ है, तो क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स ही मानते हैं। ठीक, उसके बाद मॉलिक्यूलर के बाद आ जाएगा वो ऑर्गेनिक एवोल्यूशंस, मतलब कि केमिकल एवोल्यूशन में 4th नंबर में आ जाएगा ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में आपके क्या क्या बने थे। तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में आपके ग्लिसरीन, सुक्रोज, फ्रक्टोज, शुगर ये सब बने थे। तो यहाँ तक का जहाँ तक केमिकल्स हैं वो प्रोसेस हो गई केमिकल एवोल्यूशन। अब जो हमने केमिकल अभी तक बनाया ना, इन सारे केमिकल्स को आपस में रिएक्शन करा के और टेम्परेचर को कम करके हम बनाएंगे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। मतलब इसके जस्ट बाद जो हमारी प्रोसेस होगी, उसके बाद हमारी बनेगी लिविंग सेल। क्या बनेगा? मतलब कि हमने देखिए सबसे पहले कौन ले लिया, कौन के बाद हमने H2N2 ये इस तरह के NH3 H2O कुछ इस तरह के मॉलिक्यूल्स ले लिया। मॉलिक्यूल्स के बाद सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने ली अमोनिया और वाटर। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो था मेथेन। क्या था? मेथेन। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, एक तो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपका बना था शुगर, सुक्रोज, एलानिन, ग्लाइसिन, इस तरह से जो आपके मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गए थे। तो यहाँ तक का जो एवोल्यूशन होता है, ये वाला एवोल्यूशन है केमिकल एवोल्यूशन। कौन सा है? क्योंकि यहाँ पे आप देखो सारे के सारे केमिकल्स हैं, तो यहाँ तक है केमिकल इवोल्यूशन। अब हम क्या करेंगे पता है, सुक्रोज को, शुगर को, एलानिन, ग्लाइसिन, इन सब को, प्रोटीन, एमिनो एसिड, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, बहुत सारे थे। और ये हमारा जो एवोल्यूशन था पता कैसे दिख रहा था, रेड कलर का सोप टाइप का, है ना, ये ऐसा दिख रहा था। अब इनमें इवोल्यूशन होगा और ये बनाएगा बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। क्या बनाएगा? तो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आता है राइट द एक्सप्लेनेशन ऑफ केमिकल एवोल्यूशन, तो आपको यहाँ तक लिखना है। आपके एग्जाम में यदि आता है राइट द बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, तो आपको इसके बाद का करना है। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन भी बहुत इजी है। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन देखो हम पढ़ने से पहले ही बता देते हैं कि क्या है बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में। तो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में है बेटा सबसे पहले कोजरवेट्स। क्या है? कोजरवेट्स। यहाँ पे सबसे पहले कोजरवेट्स के बाद यहाँ पे आएगा प्रोटोसेल। प्रोटोसेल के बाद आएगा प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक के सेल के बाद आएगा ऑटोट्रॉपिक सेल। ऑटोट्रॉपिक में आ जाएगा आपका प्लांट और हेट्रोट्रॉपिक में आ जाएगा आपका एनिमल। मतलब कि यदि आप बात करो सबसे पहला जो लिविंग्स बने थे ना, तो पहला लिविंग बने थे प्लांट वाले। पूछो क्यों? क्योंकि प्लांट को ही खा के हम लोग सर्वाइव करेंगे।
आप किसी भी एनिमल्स की बात कर लो, कोई सा भी एनिमल्स हो, वो विदाउट प्लांट के उसका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक कि पता है, जो जैसे अपन बरसात वगैरह में मटके में पानी भर के रख देना छत में, तो 15-20 दिन 25 दिन में वहाँ पे छोटी छोटी मछलियाँ आ जाती हैं। आपको पता है उसमें मछली आने से पहले उस पानी पे आते हैं फाइटोप्लैंक्टन। क्या आते हैं? फाइटोप्लैंक्टन, मतलब कि बहुत छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत मतलब प्लांट्स, बहुत छोटे छोटे प्लांट्स, मतलब वो ऐसे रहते हैं ना, यदि आप उस पानी में ऐसे हाथ डाल दोगे तो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन हाथ में कुछ चिकना चिकना लग जाएगा। कभी क्यों अंदाजा, कभी अपन ऐसे मतलब नाले वाले में यदि मान लो ऐसे बैठे हैं ब्रिज में, ऐसे ऐसे पैर को नाले में डाले, फिर पैर ऐसे करो तो चिकना चिकना लग जाता है। आपको पता वो क्या होता है? हेलो, वो आयोडीन होता है, ब्रोमीन होता है, फ्लोरीन होता है। हेलो, क्योंकि जो उनकी प्लांट बॉडी इन्हीं चीज़ की बनी होती है ना, ऐसे। तो ये होता है फाइटोप्लैंक्टन। अब फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं जूप्लैंक्टन। बातें नहीं करोगे, मुंह अच्छा लगेगा। फिर होगा जूप्लैंक्टन जो इनको खाते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन मतलब प्लांट, जूप्लैंक्टन मतलब एनिमल। तो सबसे पहले यदि हम बात करें मतलब एक लार्ज मतलब एनिमल्स में, लार्ज मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो सबसे पहले प्लांट वाला पार्ट बना है। एक्चुअल में इसके पहले भी बहुत कहानियाँ हुई हैं, बैक्टीरिया बना है, वायरस बना है, अलग अलग चीज़ें बनी हैं। लेकिन यदि हम एक एडवांस वर्जन की बात करें तो पहले क्या बना है? फाइटोप्लैंक्टन। इसीलिए जब भी कभी खेत में या ग्राउंड में या तालाब में बरसात में जब पानी भरता है ना, तो पहले घास आती है उसमें, देन मछलियाँ आती हैं। हेलो, आप देखोगे कहीं तालाब वगैरह में मछलियाँ पहले नहीं आती, पहले उसमें घास वगैरह छोटी छोटी आ जाती है, उसके बाद उसमें क्या होती है? मछलियाँ। वो जो बात करना हो तो मेरे से डायरेक्ट करो। डरते हो क्या? मेरे को लगता तो नहीं है। क्या उसको बता रहे हो? इसमें दो कंडीशन हो सकती है, या तो तुम बहुत ज़्यादा होशियार हो, वो महागधा हो, या तो तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा हो। दोनों कंडीशन हमको पसंद नहीं है। क्या है बताओ? जब सारा बच्चा बैठ के शांति से सुन रहा है तो तुमको क्या चुलबुली मची? तो अब नहीं करोगे ना पक्का? हाँ, चलिए। तो अब हम देखेंगे बेटा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, मतलब हम यहाँ पे वो वाली चीज़ों की बात करेंगे जो चीज़ें लिविंग्स हैं। क्या हैं? अब देखिए, आप किसी भी लिविंग की बात करोगे ना, लिविंग का जो इनिशियल पार्ट है ना, वो नॉन लिविंग ही होता है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि लिविंग की जो बॉडी है वो नॉन लिविंग से बनती है। मतलब यदि हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय किया जाए, छोटा छोटा पार्ट में तोड़ा जाए, तो हमारी बॉडी में सिर्फ 4 चीज़ें मिलेंगे। कौन? किसी भी बात कर लो, हेयर्स की बात कर लो, नेल की बात कर लो, मसल्स की बात कर लो, ब्लड की बात कर लो, कहीं की भी बात करो, यदि आप उसको एकदम तोड़ दोगे ना, तो आपको लास्टली 2 चीज़ें मिलेंगी। क्या? कौन। 4 चीज़ें मिलेंगी। कौन? जैसे यहाँ पे भोपाल टाकीज के साइड में जो नहीं है सुलभ कॉम्प्लेक्स, उसके सामने ना छोटी छोटी मछलियों के वो लगाते हैं, सूखी हुई मछलियाँ, उसको बेचते हैं, सूखी हुई मछलियाँ। तो जब आप उनको आप पीसोगे ना, मछली के बॉडी को पाउडर फॉर्म में बनाओगे ना, तो वहाँ पे आपको कोन मिलेंगे। और कोन से ही सारी चीज़ें बनेंगे, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड, जितनी चीज़ें होती है सब उसी में इवोल्यूशंस होगा। जो हम बता रहे हैं ना, ये एकदम करेक्ट और इफेक्टिव थ्योरी है और यही सही है। बट वो अलग बात है कि आप किसी को समझाओगे तो बात नहीं मानेगा, लेकिन सच्चाई यही है। मैं आप लोगों को प्रूफ कर रहा हूँ ना, कितने दिन से तो यही चल रहा है, तो आप मानो यही सही है। जैसे मान लो कभी कभी ऐसा मौका आ जाता है कि किसी को बताना पड़ता है, वो बात मानता नहीं है, ना माने तो उसको उसके हालत में छोड़ दो, लेकिन तुम सही हो। समझ गए? आओ अब हम बात कर लेते हैं बेटा फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्ट एंड न्यूक्लियोप्रोटीन। जब भी आपको प्रोटोबायोन्ट आए और न्यूक्लियोप्रोटीन से हमको दिख रहा है कि कुछ न्यूक्लियस टाइप की चीज़ें बनेंगी, और न्यूक्लियस टाइप की जो चीज़ें बनती हैं वो क्या करता है? देखो वहाँ पे एलानिन और ग्लाइसिन बना था, मतलब ये कुछ N2 बेस टाइप का क्रोमोसोम DNA टाइप का कुछ बनेगा। और जो DNA टाइप का कुछ बनेगा ना, तो ये हमारे लिविंग्स के कैरेक्टर्स होते हैं। और यहाँ पे जितने भी केमिकल्स आएंगे ना, हर केमिकल में आपको बहुत सारे लिविंग्स वाले कैरेक्टर्स मिलते जाएंगे, और जैसे लिविंग कैरेक्टर डेवलप होते जाएंगे ना, तो लिविंग बनता जाएगा। समझ गया? आइए, तो पहला है बेटा कोजरवेट्स। क्या है पहला? कोजरवेट्स। कोजरवेट्स में देखिए क्या होता है, लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट वे आर फॉर्म बाय द एबायोटिक सिंथेसिस।
मतलब कोई बड़ा सा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, बड़ा सा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या ले लो आप, ग्लूकोज ले लो बेटा। ग्लूकोज में 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल्स होता है। ग्लूकोज के बाद आप स्टार्च ले लो, सेलुलोज ले लो। तो इस जैसे सेलुलोज हमने बोल दिया, मान लो हमने क्लोरोफिल ए ले लिया। क्लोरोफिल ए का फार्मूला पता है क्या होता है, C72H55, मतलब 72 मतलब 70 कार्बन, मतलब ये बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जब हम किसी लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, अभी क्या है, एबायोटिक है, मतलब नॉन लिविंग है। मतलब ग्लूकोज पाउडर की बात करोगे तो क्या है, नॉन लिविंग है। वेयर फॉर्मा एबायोटिक सिंथेसिस, मतलब जो लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं वो एबायोटिक के थ्रू बनते हैं। इन दी प्रिमिटिव ओशियन, है ना, चलिए प्रिमिटिव ओशियन, बिगन क्यों लिखा है, बिगनिंग होगा ना यहाँ पे, बिगनिंग टू कम, primitive ocean beginning to come closer to each other, forming structure similar to a large colloid droplets called protobiont। मतलब कि जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, बड़े बड़े कंपोनेंट होते हैं ना नॉन लिविंग, वो सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट आपस में रिएक्शन करके एक अलग टाइप्स का कुछ मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, अलग टाइप का कुछ मैटर बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोबायोंट। क्या बोलते हैं, मतलब इसके पहले की जो कंडीशन होती है, ये बनाने के पहले वाली जो कंडीशन है वो है प्रोटोबायोंट। उसके बाद दिस कोलॉइड ड्रॉपलेट्स वेयर नेम कोजर वेट्स, और इसी को हम बोलते हैं क्या, कोजर वेट्स, एपेरियन माइक्रोस्फीयर एंड फॉक्स वेसाइकल्स ऑफ द डाइमर। मतलब कि इसको हम वेसाइकल्स भी बोल सकते हैं। मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल दिया करता हूँ, कोजर वेट्स क्या है समझना। जैसे मान लो अपने को खीर बनाना है, आपको चावल दे दिया गया, दूध दे दिया गया, शक्कर दे दिया गया, और उसमें जो भी चीज़ें लगती हैं आपको सारी चीज़ें दे दी गई हैं। आपने एक बर्तन में सबको मिला दिया, लेकिन अभी उसको गैस के ऊपर नहीं रखे हो। मतलब पॉसिबिलिटी है कि जब आपने ये खीर वाला सामान लिया तो शायद खीर बने, पता नहीं, जरूरी नहीं है कि खीर ही बने, कुछ और बन सकता है, बट पॉसिबिलिटीज़ है। मतलब यहाँ पे जो हमको कंपाउंड मिला, जो केमिकल्स यहाँ पे मिला, तो उस केमिकल को हम कोजर वेट्स बोल दिए। मतलब यहाँ पे सिर्फ पॉसिबिलिटी थी कि हो सकता है लिविंग बने, जरूरी नहीं है। अभी हमको नहीं पता क्या बनेगा, हम रिएक्शन करवा रहे हैं, बस हम रिएक्शन कर रहे हैं। अब देखते हैं इसमें कैसे चेंजिंग हो सकती है, वो और क्या बन सकता है। हो सकता है चावल वाली मिठाई बना दे, समझ गए ना, मतलब कुछ और बन सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटीज क्या है कि हो सकता है लिविंग बने। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, देखिए ना, जो हमारा ये था इयोबायोंट, कहाँ गया, हाँ, जो हमारा ये है प्रोटोबायोंट। प्रोटोबायोंट आगे चल के देखिए क्या बना देगा ये प्रोटोबायोंट, वेयर अ ग्रुप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ अ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड एंड पॉलीसैकेराइड। मतलब कि जो हमारा देखिए प्रोटोबायोंट होता है, उसमें क्या क्या होता है, तो प्रोटीन होती है, न्यूक्लिक एसिड होता है, लिपिड्स होते हैं, पॉलीसैकेराइड होते हैं। आपको पता है हमारी बॉडी में ये सारे चीज़ें हैं, हमारी बॉडी में प्रोटीन भी है, हमारी बॉडी में न्यूक्लिक एसिड भी है, लिपिड भी है, पॉलीसैकेराइड भी है। जेनेटिक्स पढ़ने का इतना फ़ायदा तो मिला, सब आपने जेनेटिक्स में पढ़ा, सारी की सारी चीज़ें हमारी बॉडी में हैं। मतलब जो हमारा प्रोटोबायोंट है उसमें लिविंग वाले कैरेक्टर हो सकते हैं, क्लियर। उसके बाद दे हैड द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर environment, could be broken down the budding similar to those of bacteria and had the action similar to the breakdown of glucose। मतलब कि ये जो, अब मैं इन सबको इकट्ठा कर लिया, ये ऐसे समझ में आएगा, ध्यान देना। हमने हाथ में प्रोटीन ले लिया, न्यूक्लिक एसिड ले लिया, पॉलीसैकेराइड ले लिया, और क्या लिखा, लिपिड ले लिया, सारी चीज़ें ले लिया। अब ये सारी चीज़ों को आप ऐसे मिक्स कर दो, मिक्स कर दिया, इमेजिन कर लो कैसे बनेगा, करो इमेजिन। सत्तुआ का नाम सुना, सत्तुआ का, सत्तुआ ले लो, पानी मिला दो, शक्कर मिला दो, उसको ऐसे ऐसे घुमा दो, बहुत सारा पानी नहीं, अपने हिसाब से कैसा बनेगा वो,
ऐसे ऐसे कुछ गोल गोल हो जाएगा, लेकिन वो पता है उसमें ना एकदम चिकना नहीं रहेगा, थोड़ा थोड़ा इधर उधर आड़ा टेढ़ा उभार निकले रहेंगे। तो वो जो उभार होते हैं ना, वो आगे चल के हो सकता है बैक्टीरिया टाइप का कुछ बना दे, वो उसके बर्ड्स होते हैं। और उस उभार से एक बैक्टीरिया एक लिविंग नहीं बनेगा, हजारों करोड़ों के नंबर में बनते हैं, समझ गए। जैसे कि एग्जांपल ले लो, मान लो मैंगो सड़ गया। अब जब मैंगो जहाँ पे सड़ता है, तुम लोगों ने देखा होगा नॉर्मल मैंगो, मैं तो बहुत देखा हूँ, मेरा फेवरेट तो खाता भी तो देखता हूँ। जैसे नॉर्मल मैंगो जो है ना, मैंगो जिस जगह पे सड़ता है, आप उस जगह पे चाकू से काट के उसको देखे हो अच्छे से, वो बाकी की जगह से अलग होता है। एकदम एकदम चिकना नहीं सड़ता है वो, मतलब आड़ा टेढ़ा, मतलब अलग अलग रहता है। वहीं पे कीड़े आते हैं, मतलब वहीं पे क्या बनता है, लिविंग्स, है ना। आइए, द एनर्जी नीडेड फॉर द केमिकल रिएक्शन वॉज ऑब्टेन फ्रॉम द सन। यहाँ पे जो एनर्जी जरूरत पड़ती है, ये एनर्जी सन से मिलती है। ऐसे क्यों होता है देखो, ठीक है। चलो अब देखो, यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे अपन ने छत में मटका रख दिया, तालाब है, खेत है, जहाँ भी केमिकल रिएक्शन होती है, तो वहाँ एनर्जी किससे मिलती है, सन से। क्योंकि अभी उसके अंदर रेस्पिरेशन नहीं हो रहा, उसके अंदर अभी फोटोसिंथेसिस ये प्रोसेस नहीं हो रही, इसलिए उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, सन से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओपेरियन, कोजरवेट्स वेयर द फर्स्ट टू फॉर्म सिंपल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल विच लेटर गिव द बर्थ टू द सेल। मतलब कि ओपेरियन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो कोजरवेट्स होता है, ये एक सिंपल मॉलिक्यूल्स होता है जो सेल को जन्म देने की पहली प्रोसेस होती है। जैसे हम लोग जब पैदा होते हैं ना, तो हम लोगों का पहला प्रोसेस होता है जाइगोट का बनना। गैमीट्स होते हैं, आपस में फ्यूज होकर क्या बनते हैं, जाइगोट। तो हम लोगों की बॉडी की जो पहली सेल होती है वो क्या होती है, जाइगोट। ऐसे सेल बनने की जो पहला स्टेप होता है वो हमारा क्या होता है, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, जिनको हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये आगे चल के लिविंग सेल बनाने वाली है। जहाँ भी लिविंग सेल आएगा तो बायोलॉजिकल वर्ड यूज करेंगे। जो कोजरवेट्स थे ना, कोजरवेट्स आपस में मिलके बना दिए प्रोटोसेल या इयोबायोन्ट। क्या बना दिए, मतलब जो कोजरवेट्स थे उन्होंने बनाया प्रोटोसेल। कोजरवेट्स मतलब प्रोटोबायोन्ट, प्रोटोबायोन्ट ने क्या बनाया, इयोबायोन्ट। मतलब कोजरवेट्स ने क्या बनाया, प्रोटोसेल। ये सेल पता कैसे होती है, नॉर्मली तुम लोगों ने देखा है, ये सेल देखा है, ये कैसी होती पता है, ये सिर्फ ऐसा होता है, ऐसा बस, हाँ। मतलब यहाँ पे जो उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब डेवलप तो होते नहीं हैं, बस उसके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कंपोज्ड रहते हैं, कंडेंस्ड रहते हैं, एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं, ऐसा। बताओ इसको अच्छा से एग्जांपल दूं। मान लो ना सत्तुआ गीला हो गया, अपन ऐसे खाए, जब कम भूख रहती है तो एक हाथ से, मॉडरेट भूख रहती है तो 2 उंगली से, ज़्यादा रहती है तो भर के। ये थर्ड वाला गर्ल्स के लिए है। मान लो अपन ने, हाँ मान लो अपन ने दो उंगली से जब खाएंगे ना, यदि वो ज़्यादा गीला हो गया तो क्या होगा समझ गए, ज़्यादा गीला होगा तो क्या होगा, अरे नीचे छुएगा ना, टपकेगा। तो जब वो नीचे टपकेगा तो पता कैसा होगा, वो कैसा होगा वो, अच्छा पता है, मेरे को याद आ गया, जब हम लोग कोटा में पढ़ते थे ना, तो जब सर ये सिखा रहे थे तो एक बच्चे को जुकाम था। अब पता है, सच बता रहा हूँ, उसको जो जुकाम था ना, वो आगे मतलब हम लोगों के बैठा था, तो उसका ना एकदम गेट पे, जैसे मान लो ये नाक है ना, ये जो नाक है ना, तो उसका जो इयोबायोन था ना, वो एकदम यहाँ झांक रहा था ऐसे इसका ऐसे एकदम। चलो, अरे बचपन था, नहीं ध्यान रहता, और क्या, जगह भी नहीं थी। तो ये क्या हो गया बेटा, मतलब इसके बाहर में सेल मेम्ब्रेन नहीं है। हेलो, जो ड्रॉपलेट होता है तो उसमें बाहर कवरिंग नहीं होती, वो सूखने के बाद बन जाए अलग है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इयोबायोन्ट। आ जाइए, प्रोटोसेल ऑरिजिनेट द फर्स्ट लाइफ इन द ओशियन। ये भी आपको एमसीक्यू में पता होना चाहिए कि जो प्रोटोसेल होती है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ पता है, जो मैंने बोला था ना, खीर वाला जो मैंने सामान दिया था, उसको मैंने गैस में चढ़ा दिया और 20 मिनट हो चुके हैं। आप दूसरे रूम में हो तो आपको आ जाएगी,
आ जाती है ना, पता चल जाता है कि हाँ कुछ बन रहा है, मतलब कि अब लगभग कंफर्म हो चुका है कि अब तो मिलेगी। हाँ मतलब ऐसा हो जाता है कि अब क्योंकि बन चुका ना, तो ये मतलब ये जो होता है फर्स्ट टाइम, देखिए ये एमसीक्यू में आता है, फर्स्ट लाइफ इन दी ओशियन, वो होता है क्या बात है नहीं बेटा, प्रोटोसेल। फिर देखिए प्रोटोसेल वेयर क्लस्टर ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन, क्लस्टर मतलब समझ गए, क्लस्टर मतलब समझे नहीं समझे, मेरे दिमाग में इमेज तो बना। क्लस्टर मतलब कुछ ऐसा, देखो जैसे मान लो ये ड्रॉप था, अब ये ड्रॉप कुछ ऐसे बन गया, ओए बात नहीं ऐसे, ये होते हैं क्लस्टर, मतलब कि ना ऐसे सेपरेट हो जाते हैं बहुत सारे, मतलब ये जैसे मान लो ये हाथ है ना, ये हमने इसको ऐसे कर दिया, ये ऐसे कर दिया, तो ये बहुत सारे डिवीजन हो गए ना, ये हो जाता है क्लस्टर। इनमें से कुछ डिवीजन माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा, कुछ न्यूक्लियस बनाएगा, कुछ गोल्गी बॉडी बनाएगा, कुछ अलग अलग बनाएगा, तो ये हमारा पूरा क्या हो जाता है, क्लस्टर, ऐसा में। और क्लस्टर का एक अच्छा एग्जाम्पल, जैसे तुम लोगों ने साउथ वालों को देखे होगे ना, चोटी बनाए रहते लेकिन चोटी को अलग अलग वो, ठीक है, फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड एंजाइमेटिक प्रोटीन। और ये जो बनता है ना बेटा, ये जो बनता है प्रोटोसेल, इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड आपस में कंबाइंड होते हैं, और ये जो प्रोसेस है ये विदाउट एंजाइम पॉसिबल नहीं होती। आपको पता है केमिकल रिएक्शंस के लिए क्या चाहिए, एंजाइम। एंजाइम मिला कहाँ से, तो पहले बन चुका था प्रोटीन, क्या बन चुका था, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। दुनिया में जितने भी क्या हैं, दुनिया में जितने भी क्या हैं एंजाइम्स हैं, सारे के सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, क्योंकि कुछ प्रोटीन अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, कुछ फाइबर्स बनाते हैं, कुछ नेल्स बनाते हैं, कुछ हेयर्स बनाते हैं, समझ गए। आइए फिर दीज न्यूक्लियोप्रोटीन ऑटोमेटिकली was a tendency to copy। देखिए जितने भी न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं वो खुद म खुद अपने कॉपी बनाते हैं, जैसे एक न्यूक्लियोप्रोटीन 2, 4, 10, 50 ऐसे पूरा का पूरा बहुत सारा कॉपी बनता रहता है अपने आप। द फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ न्यूक्लियंस एंड प्रोटीन, पहला जो सिंबल होता है कि अब लाइफ बनेगा, एक सिग्नल मिलने लगता है ना, तो वहाँ पे आपको प्रोटीन्स वगैरह मिलने लगेगी। चलिए अब बात करेंगे न्यूक्लियोप्रोटीन की। देखिए बार बार आपको पता है क्या चीज़ मिल रहा है, बार बार आपको न्यूक्लियोप्रोटीन आ रहा है। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस टाइप की कुछ चीज़ें, मतलब जो कि पूरे सेल को मेंटेन करेगा, मैनेज करेगा। अब प्रोटीन का वो बना होता है, इसलिए हम उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्रोटीन, क्योंकि उसमें होता है डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम, पेलिकल, है ना, और ये सारे के सारे क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, इसलिए बार बार ये टर्म यूज आ रहा है। रिप्रेजेंट द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, जो हमारा न्यूक्लियोप्रोटीन होता है वो लाइफ बनने की स्टार्टिंग को डिनोट करता है, उसका मतलब साइन होता है कि हाँ अब लाइफ बनेगी, समझ गए। ठीक है, फिर यहाँ पे मतलब समझ गए ना ये वाला पॉइंट, नहीं चलिए फिर होता है सम न्यूक्लियोप्रोटीन फ्रेगमेंट फ्रॉम द प्रोटोसेल और मतलब देखो जो कुछ न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं ना, इनके टुकड़े होते हैं, बात तो वही है, ये वाला पॉइंट लिखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे। बिकम इनएक्टिव इंडिपेंडेंटली इन दी सी वाटर बट रिएक्टिवेटेड व्हेन दे आर इंटर्ड अनदर इयोबायोन्ट। ये ज़्यादा पॉइंट इसकी जरूरत नहीं थी, इसको काट दो, वो वही रिपीट करता है बार बार। फिर द स्ट्रक्चरल सिमिलर टू द वायरस, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो हमारा इयोबायोन्ट बनता है ना, ये इस स्ट्रक्चर जो होता है ये वायरस का होता है, जो कि एक रिवर्स एवोल्यूशन का सिंबल होता है। जो वायरस होता है ना वो रिवर्स एवोल्यूशन का सिंबल्स होते हैं, क्योंकि ये वाला हमारा क्या था, जो यहाँ पे इयोबायोन्ट या प्रोटोसेल बना था, ये एक लिविंग सेल है। क्या है? लेकिन जो हमारा वायरस है बेटा, ये एक नॉन लिविंग सेल जैसे भी बिहेव करता है। मतलब वायरस यदि हमारी बॉडी के अंदर है तो लिविंग जैसे बिहेव करेगा, और बाहर तो नॉन लिविंग जैसे। तो देखो जो चीज़ें लिविंग जैसे बिहेव कर रही थी, वहाँ पे बीच में क्या आ गया,
ऐसी चीज़ आ गई जो नॉन लिविंग जैसे बिहेव करने लगी, तो गड़बड़ हो गया ना। इसीलिए ये वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। द इवोल्यूशन ऑफ द वायरस लाइक स्ट्रक्चर वाज द रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। देखो रेट्रोग्रेसिव यानी कि रिवर्स। इवोल्यूशन क्या होता है, अच्छा डेवलप होता जाए, आगे डेवलप हो जाए तो क्या होता है पॉजिटिव एवोल्यूशन या इंक्रीज एवोल्यूशन, मतलब आगे जाता है या एवोल्यूशन। लेकिन यदि उसके पहले जैसे वो बिहेव करने लगे तो उसको हम बोलेंगे रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन। कॉम्प्लेक्स टू सिंपल एवोल्यूशन होता है क्या हमारा, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। जो हमारा एवोल्यूशन होता है उसमें छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बड़ी चीज़ें बनती हैं, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से कंपाउंड, कंपाउंड से क्लोजर वेट्स, इस तरह से। लेकिन जो हमारा वायरस होता है वो उल्टा हो गया, वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल बन गया। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये वाला पॉइंट नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। वेयर द एवोल्यूशन ऑन अर्थ वॉज प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन। लेकिन जो हमारे धरती में, जो अर्थ में एवोल्यूशन हो रहा था वो प्रोग्रेसिव है। क्या है, बट बैक्टीरिया का जो एवोल्यूशन है वो रेट्रोग्रेसिव है। क्यों रेट्रोग्रेसिव है, क्योंकि बैक्टीरिया की जो बॉडी होती है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर से सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक मैटर्स में जाता है ना। ये वाला पॉइंट मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, समझ गए। क्योंकि हमारी अर्थ में जो नॉर्मल एवोल्यूशन होता है उसमें क्या होता है, सिंपल सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलके कॉम्प्लेक्स यानी कि बड़े बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, तो क्या हो गया प्रोग्रेसिव। लेकिन जब वायरस बना था तो बड़े बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड टूट के सिंपल सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने लगे, जिसको हमने क्या बोल दिया, रेट्रोग्रेसिव। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस है जो कि भयंकर इंपॉर्टेंट है। मेरे को एक्चुअल में एक सर का नाम भूल गया है। कोटा में 2011 में मैं मतलब प्रिपरेशन कर रहा था, तो 11th में जब वो पढ़ाए थे ना, तो उन्होंने बोला था कि ये वाला जो क्वेश्चन है, कहीं देखो आरएनए वर्ड लिखा है क्या, ये लिखा है, तो ये तो लिखा ही है, हमको बताओ कहाँ लिखा है। अभी भी नहीं दिखा। कहाँ लिखा है आरएनए वर्ड, कहाँ लिखा है। ये लिखा है ना, हाँ ठीक है ना, मिल गया ना। चलो, ये जो आरएनए वर्ड है ना, तो हम लोगों के सर 2011 में पढ़ा रहे थे एलएन में, नाम मेरे को भूल गया। बहुत सारे टीचर आते हैं पढ़ाने, बायो पढ़ाने के लिए 30 टीचर आता है वहाँ। तो सर ने बोला था क्लास में कि ना ये वाला क्वेश्चन इस साल एग्जाम में आएगा, और नहीं आएगा तो मैं एलएन की नौकरी छोड़ दूंगा। ऐसा लग रहा था पेपर वही बना रहे हैं, फुल कॉन्फिडेंस में बोले, और आ गया। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना हर चैप्टर में जो एग्जामिनर की मजबूरी बन जाती है पूछना। तो एक्चुअल में ये वाला पॉइंट तुमको बहुत दिमाग लगेगा समझने के लिए, पूरी ताकत से समझ लो। एक बार में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, दोबारा ना तो मैं डाउट बताऊंगा और ना तुम मेरे से पूछना। आइए एक एक लाइन हम देखते जाएंगे। वैसे मैं इसको आपको पहले से एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझ लो। हमारे इसमें इम्पोर्टेंस लिखा हुआ है, एक साइंटिस्ट थे खुराना, उन्होंने ये बोला कि जो हमारे अर्थ में जब लाइफ बन रही थी, ओए क्या है, उनने ये बताया कि जब हमारे अर्थ में लाइफ बन रही थी, तो लाइफ जो बन रही थी वो रिएक्शंस हो रहे थे न्यूक्लियो प्रोटीन के। किसके रिएक्शन हो रहे थे, न्यूक्लियो प्रोटीन आपस में रिएक्शन कर करके N2 बेस बना रहे थे, मतलब एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल, ये बना रहे थे। और उनके बाद जब ये उनमें आपस में रिएक्शंस हो रही थी, तो रिएक्शंस होने के बाद हमारी पूरी वर्ल्ड में एक जेनेटिक मटेरियल बन के तैयार हुआ, और उस जेनेटिक मटेरियल का नाम था RNA, जो कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में सारे के सारे लिविंग्स के बनने को रेगुलेट कर रहा था।
कि लिविंग्स में मतलब कि लिविंग्स में जितनी भी मैकेनिज्म होती सारे के सारे मैकेनिज्म को रेगुलेट कर रहा था। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, हम लोग ये पढ़ते हैं कि जितने भी लिविंग्स होते हैं तो सबसे पहला हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, डीएनए बनाता है आरएनए, आरएनए बनाता है प्रोटीन। बट इन्होंने खुराना ने ये बताया कि जब पहला जेनेटिक मटेरियल था वो आरएनए था। तो इसमें ना बहुत सारी बहस हुई है अभी तक, और उस टाइम को एकदम 100% कंफर्मेशन नहीं दिया गया है। लेकिन अभी किसी साइंटिस्ट ने इनकी बात को काट नहीं पाया। क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हमारी अर्थ में सबसे पहले न्यूक्लियो प्रोटीन आया, न्यूक्लियो प्रोटीन आपस में रिएक्शन करके एक जेनेटिक मटेरियल बनाया, उस जेनेटिक मटेरियल का नाम था आरएनए। इसीलिए पूरी धरती में सिर्फ और सिर्फ आरएनए था, इसीलिए हम उसको बोल दिए आरएनए वर्ल्ड। बट एक्चुअल में जब हम लोग अभी पढ़ते हैं तो अभी ऐसा नहीं होता। अभी क्या होता है, हम डीएनए से क्या बनाते हैं, आरएनए, और आरएनए से बनाते हैं प्रोटीन। समझ गए? तो इसी पॉइंट को यहाँ पे समझना, जो मैंने शॉर्ट में बोल दिया ना उसको ध्यान से यहाँ पूरा समझना है। चलिए, तो क्या लिखा हुआ खुराना ने, सिंथेसाइज एंड आरएनए मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ द 77 न्यूक्लियोटाइड। इन्होंने ये बताया है कि सबसे पहले जब हम आरएनए को सिंथेसाइज किए थे, स्टोर किए थे, तो वहाँ पे रोल था 77 न्यूक्लियोटाइड्स का। कितने? 77 न्यूक्लियोटाइड का था। इन्होंने पता इसको कैसे प्रूव किया, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करके। इन्होंने जैसे अर्थ का माहौल था ऐसे माहौल दे दिया, वही केमिकल्स दे दिए, और उन्होंने जब बनाया ना तो उन्होंने देखा कि अरे यार यहाँ तो यूरेसिल है, थाइमिन तो है ही नहीं। हेलो, यूरेसिल मतलब क्या? थाइमिन होता तो डीएनए है ना। तो देखिए, सिंथेसाइज न्यूक्लियोटाइड बाई आर्टिफिशियल सिंथेसाइज आउटसाइड इन लिविंग सेल। मतलब वो हम लोगों के बॉडी के अंदर नहीं, क्योंकि बॉडी के अंदर यदि बनाई दिए तो बॉडी बनाएंगे तो उसमें डीएनए आरएनए तो पहले से होगा। इसीलिए उन्होंने ये प्रोसेस कहाँ किया था पता है, आउटसाइड ऑफ द लिविंग सेल, मतलब कहीं प्रैक्टिकल रूम, प्रैक्टिकल पे किए थे। प्रपोजिंग दैट आरएनए वाज नॉट फॉर्म एज अ प्रिमिटिव जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग द एवोल्यूशन। मतलब इसमें इन्होंने ये बताया कि देखो अभी मतलब जब एवोल्यूशन हुआ है, जब हमारा एवोल्यूशन क्या बताता है, एवोल्यूशन बताता है डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन, आरएनए से डीएनए, आरएनए से डीएनए, मतलब कि डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। ये एक एवोल्यूशन है, ये एवोल्यूशन है। लेकिन यदि आप ऐसा बना दो, आरएनए से डीएनए बना दो, ये एवोल्यूशन नहीं है क्या एवोल्यूशन? एवोल्यूशन क्या होता है, सिंपल सिंपल चीज़ों से बड़ी बड़ी चीज़ें बनाना, ये एवोल्यूशन है। बट यहाँ देखो उल्टा हो गया ना, हमने पहले क्या बनाया, यहाँ पे हमने पहले बनाया क्या, आरएनए, यहाँ क्या बना, आरएनए। तो इन्होंने प्रैक्टिकली प्रूव किया, उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं था। ठीक है, तो कैसा था देखो, फॉर आरएनए, सॉरी फॉर डीएनए, एक साइंटिस्ट थे, क्या नाम था, जॉग एंड थॉमस। Jog and Thomas Ketch and Altman describe the enzymatic activity found in the some RNA molecules such as RNA enzyme are called ribozyme। ये भी नाम तुम लोग सुने होंगे। राइबोजाइम एक एंजाइम होता है जो आरएनए के थ्रू सिंथेसाइज होता है। हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है राइबोजाइम। चलिए, तो जो आरएनए मॉलिक्यूल होता है वो एक एंजाइम बनाता है जिसको बोलते हैं राइबोजाइम। 12th वाले एमसीक्यू में याद रखिएगा। उसके बाद द राइबोजाइम हैड द एबिलिटी टू रेप्लिकेट द प्रिमिटिव आरएनए। मतलब जो आरएनए, जो राइबोजाइम होता है, इसके पास ऐसी कैपेसिटी होती है जो आरएनए को बनाता है, प्रिमिटिव आरएनए को, जो पहले आरएनए बना है, ये इनने बताया था। उसके बाद द डिस्कवरी दैट द आरएनए मॉलिक्यूल कैन एक्ट एज द एंजाइम चेंजेस द वे वी थिंक अबाउट द ऑरिजिन ऑफ लाइफ। मतलब कि एक्चुअल में एवोल्यूशन तो ये होता ही नहीं है, आरएनए का पहले बनना एवोल्यूशन तो है नहीं। लेकिन ये जो साइंटिस्ट थे जॉग एंड थॉमसन केच और अल्टमान ने, इन्होंने ये बता दिया कि एक आरएनए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो आरएनए होता है वो एक एंजाइम बनाता है जिसको बोलते हैं राइबोजाइम। क्या बोलते हैं? जो राइबोजाइम एंजाइम होता है उसके पास ऐसी कैपेसिटी होती है, ऐसी एबिलिटी होती है जो आरएनए को रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट मतलब कॉपी आरएनए की, बहुत सारी आरएनए बनाता है। इसीलिए उनने बोला कि जब हमारी अर्थ बन रही थी तो हमारे अर्थ में एक ही जेनेटिक मटेरियल था जिसको हम क्या बोल रहे थे, आरएनए। इसीलिए इसको हम बोल रहे थे आरएनए वर्ल्ड। नाउ इट इज बिलीव दैट 4 बिलियन ईयर एगो
देखो जहां पे ये आ जाए ना, मतलब समझ जाना हवा में बात हो रही है। आप भरोसा करो कि उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। बिलीव दैट 4 बिलियन ईयर अगो दिस ऑक्सीजन अर्थ वॉज an RNA world in which the RNA molecule carry out the all essential process for life without the help of protein and DNA. Due to this discovery, evolution is known as RNA world. इतना हाई लेवल का आपके 12th में आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए आपको कि हमारे अर्थ में स्टार्टिंग में, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में हमारे अर्थ में न्यूक्लियो प्रोटीन था। क्या था? न्यूक्लियो प्रोटीन आपस में रिएक्शन किया, रिएक्शन करके उन्होंने आरएनए मॉलिक्यूल्स बनाया। अब उस आरएनए मॉलिक्यूल में कुछ ऐसी शक्ति थी, कुछ ऐसा उनमें पावर था कि वो राइबोजाइम एंजाइम बना दिए। और राइबोजाइम के पास ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो आरएनए को रेप्लिकेट करता है, बहुत सारा आरएनए बनाता है। और ये बहुत सारे जो आरएनए होते हैं, तो पूरी अर्थ में जितनी भी मैकेनिज्म हो रही थी लिविंग से रिलेटेड, चाहे वो सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ, कोई भी चीज़ें जो लिविंग से रिलेटेड हो रही थी ना, उन सबको रेगुलेट कर रहा था कौन? आरएनए। ना तो डीएनए रेगुलेट कर रहा था, ना प्रोटीन रेगुलेट कर रहा था। रेगुलेट कौन कर रहा था? आरएनए। इसीलिए उस टाइम की अर्थ को हम बोल दिए क्या? आरएनए वर्ल्ड। जो तुमने पीछे लिखा ना, पढ़ा ना, वो सारी चीज़ यही लिखी जो मैंने अभी बोला। उसके बाद इट इज estimated that the origin of life is about 3.9 billion year ago in the प्रोकैम्बियन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी देख लो। प्रोकैम्बियन मेगालिथ। प्रोकैम्बियन मेगालिथ मतलब पता है क्या होता है? हमारे अर्थ को टाइम स्केल में डिवाइड किया गया है। टाइम स्केल में तो समझ गए, हिंदी में बोलते हैं ईसवी, 200 ईसा पूर्व, मतलब कि वो महाभारत का सेशन था, रामायण का सेशन था, ये राजाओं का सेशन था, अलग अलग डिवाइड किए ना। जैसे अभी हम मतलब 2000 वाला चल रहा है, ईस्वी वाला, तो ये मैं आगे चैप्टर में पढ़ूंगा इसको। द प्रोटोसेल और इयोबायोंट विच वेयर एनाबोलिक एंड हेट्रोट्रॉप। एनारोबिक एंड हेट्रोट्रॉप मतलब एनारोबिक मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी। स्टार्टिंग में ऑक्सीजन क्यों नहीं थी? क्योंकि सारी की सारी ऑक्सीजन किससे? हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या बना दिया था? पानी। तो वहां पे ऑक्सीजन नहीं थी उस टाइम पे। ऑरिजिन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। अब देखिए, इसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल बन गई तो क्या हुआ? देखिए, ओल्डेस्ट 1.5 बिलियन ईयर एगो ड्यू टू द, बहुत इजी है ये तो, फिर अब कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो आपकी प्रोटोसेल थी ना और इयोबायोंट थी, प्रोटोसेल और इयोबायोंट में हुआ, इनमें हुआ इवोल्यूशन, ये ज़्यादा मैच्योर हुई और ये क्या बना दिए? सीधे प्रोकैरियोटिक। बस इतना ही है जितना मैंने बोला। प्रोटोसेल और इयोबायोंट में हुआ मैच्योरेशन, ये ज़्यादा अच्छा डेवलप हुई, इनलार्ज हुई और बना दिया प्रोकैरियोट्स। पढ़ो ना। बिकम द मोर कॉम्प्लेक्स एंड द कैपेबल एंड बिगनिंग टू यूज द अवेलेबल सब्सटेंस आर अराउंड देम, स्टेबलाइज एंड ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ द न्यूक्लियर सेल। वही न्यूक्लियर सेल मतलब प्रोकैरियोटिक, वेयर द यूनिसेलुलर डीएनए वाज द कंपोज्ड। मतलब कि ये जो डेवलप हो गई, डेवलप होने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा था, तो यहाँ पे बाहर एक लेयर बन गई, ये एक लेयर बाहर बन गई, और ये हमारा जो ये वाला था, ये वाला जो मटेरियल था ना, ये कुछ ऐसा बना दिया जिस सेल को हम बोल दिए प्रोकैरियोटिक सेल। और ये हमारा बिहेव करता था जैसे आजकल बैक्टीरिया है। कैसे बिहेव करता था? बैक्टीरिया टाइप का। फिर कीमो हेट्रोट्रॉप एंड सेप्रोट्रॉप इज डेट जनरेशन इन विच एनारोबिक रेस्पिरेशन टुक प्लेस। मतलब कि जो ये वाले थे ना, यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता था। मतलब ये अपने लिए पता खाना कैसे यूज करते थे? ये या तो नॉन लिविंग से खाना यूज करते थे या लिविंग से खाना यूज करते थे। मतलब जैसे बैक्टीरिया जो होता है दूध में भी ग्रोथ करता है, मैंगो में भी ग्रोथ करता है, चॉकलेट ब्रेड में भी ग्रोथ करता है, हमारी बॉडी में भी ग्रोथ करता है। मतलब बैक्टीरिया जिंदा रहने के लिए दोनों चीज़ों में ग्रोथ कर सकता है। नॉन लिविंग से भी खाना ले सकता है और लिविंग से भी ले सकता है। जैसे मान लो टीबी हो गई, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, हम लोगों से खाना लेता है। दूध में एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस लैक्टाई, दूध से लेता है। समझ गए? तो दोनों टाइप का था। मतलब ये कीमोट्रॉपिक और सेप्रोट्रॉप दोनों टाइप से ये एनर्जी ले सकता था, क्योंकि किसी भी हमने इसको लिविंग सेल बोल दिया
हमने बैक्टीरिया क्या बोल दिया, लिविंग सेल। अब यदि ये लिविंग सेल हो गया मतलब इसको यदि एनर्जी का सोर्स नहीं मिलेगा तो कैसे जिंदा रहेगा, इसको जिंदा रहने के लिए एनर्जी कंपलसरी है। एनर्जी इसको कहाँ से मिलेगी, दोनों से मिल सकती है, केमिकल से भी मिल सकती है, लिविंग से मिल सकती है, नॉन लिविंग से मिल सकती है। अब चलिए प्रोकैरियोट के बाद क्या बने, ऑटोट्रॉफ के अब देखो प्रोकैरियोट के बाद बनेगा यूकैरियोटिक सेल। क्या बनेगी, यूकैरियोटिक सेल में आएगा आपका क्या, ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब जो अपना खाना खुद बनाएगा। ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या, जो अपना खाना खुद बनाएगा। तो देखिए इट इंक्लूड द ऑरिजिन ऑफ कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक मतलब जो अपने लिए एनर्जी केमिकल के थ्रू लेंगे, और फोटोसिंथेटिक जो अपने लिए एनर्जी सनलाइट से लेंगे। तो ये वाले बैक्टीरिया कौन थे, याद है, कीमोसिंथेटिक, बोलो तुमको तो याद है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर। फोटोसिंथेटिक पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। उसके बाद ऑरिजिन ऑफ कीमोसिंथेटिक, सुनिए ना, कीमोसिंथेटिक मतलब वो बैक्टीरिया जो अपनी एनर्जी केमिकल के थ्रू गेन करते हैं। क्योंकि देखो जब स्टार्टिंग में लाइफ बन रहा था ना, समुद्र में जब लाइफ बन रहा था वहाँ पानी था और केमिकल थे, लेकिन फिर भी तो जिंदा रहे ना। तो जिंदा रहे तो अपनी एनर्जी कहाँ से ले रहे थे, केमिकल से। केमिकल में जैसे वहाँ चट्टाने हैं, चट्टानों के बाद वहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, सॉइल्स हैं, अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो वहाँ से वो एनर्जी ले रहे थे। तो अपना खाना किसके थ्रू लेगा, हाँ, इसको ये नीचे लिखा हुआ है, इसको रीड कर लेना और कॉपी में नोट कर लेना। वही लिखा हुआ है जो अपना न्यूट्रिशन किसके थ्रू लेगा, केमिकल के थ्रू लेगा, वो आएगा कीमोसिंथेटिक। उसके बाद देखिए ऑर्गेनिज्म दैट परफॉर्म केमिकल सिंथेसाइज और कॉल्ड द कीमो न्यूट्रोट्रॉफ। मतलब कीमो न्यूट्रोट्रॉफ मतलब जो अपना फूड, न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रोट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन, और कीमो मतलब केमिकल। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना केमिकल के थ्रू स्टोर करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कीमोट्रॉफ। दे वेयर एनारोबिक सिंथेसाइज ऑर्गेनिक मैटर। ये एक एनारोबिक थे, मतलब यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन जरूरत नहीं पड़ी। मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं ना उनको आप ऑक्सीजन दे दोगे तो मर जाएंगे, वो एनारोबिक्स होते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे लिथोट्रॉप, मतलब लिथो मतलब चट्टाने, केमिकल मतलब क्या होगा, स्टार्टिंग में चट्टाने ही तो थी ये सारी की सारी। फिर दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज फॉर्म्ड इन बैक्टीरिया सच एज द सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में पता कौन कौन से दो आएंगे, नाइट्रोसोमोनास और कुछ लोगों का मन नहीं लग रहा, लगा लो 5 मिनट और। नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन को पहले NO3 में, फिर NO2 में, फिर अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, और ये अमोनिया बनाता है प्रोटीन। मिल गई ऊर्जा, मतलब मिल गई एनर्जी। चलो ना चूसी, और बस ये लास्ट पेज है। ऑरिजिन ऑफ फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक मतलब यदि फोटोसिंथेसिस होगा, मतलब पहला फोटोसिंथेसिस किसमें हुआ तो बोलो, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया में। तो आइए, आफ्टर सम टाइम इन ऑर्गेनिक सिमिलर टू द ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, मतलब उसके अंदर क्लोरोफिल आएगा, और जहाँ भी क्लोरोफिल आता है वहाँ होता है फोटोसिंथेसिस, और जहाँ फोटोसिंथेसिस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आपस में मिलकर बनाते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन। मतलब अब ऑक्सीजन निकलेगा, जैसे ऑक्सीजन निकलेगा भयंकर क्रांति होगी, मतलब अचानक सब कुछ डेवलप हो जाएगा। अचानक मतलब कि जहाँ पे इतनी एनर्जी से ये बहुत एनर्जी निकलेगी। मस्त लेटी है पब्लिक। These had the ability to use the sun energy is converted into the chemical energy. These organisms are called the photosynthesis. Photosynthesis क्या होता है, जो सोलर एनर्जी होती है हम उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते। कैसे, देखो ये केमिकल्स हैं, हाँ वही है फोटोट्रॉप, मतलब कि जो सनलाइट की वजह से खुद खाना बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये क्या ले लिए, सनलाइट, सनलाइट से ये जो फोटो ऑटोट्रॉप मतलब कि सनलाइट, सनलाइट को क्या बोलते हैं, फोटोन फॉर्म में आती है। तो फोटो अब 11 तुम लोग पढ़े नहीं ना, ठीक है। और ये बना दिया क्या, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज एक केमिकल होता है, और ये क्या होते हैं, मतलब कि ये सनलाइट की एनर्जी को
मतलब फोटोसिंथेसिस में सीधी सी बात ये होती है कि सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है और उस केमिकल एनर्जी को हम लोग यूज़ करते हैं, जो बनाते हैं उसको प्रोड्यूसर बोलते हैं। नेक्स्ट, दे यूज सोलर एनर्जी टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फिर दे वेयर एनारोबिक एंड ऑब्टेन द हाइड्रोजन, हाँ ये बढ़िया है। एनारोबिक में जब हम हाइड्रोजन पहले यूज करते थे ना, तो ये हाइड्रोजन निकलता था H2S से। किससे? क्योंकि पहले क्या था, ऑक्सीजन नहीं थी। यदि यहाँ पे H2O होता तो ऑक्सीजन निकल जाता ना, तो पहले ऑक्सीजन नहीं थी, पहले एनर्जी मिलती थी चट्टानों से। किससे? चट्टानों में होता है सल्फर, इसीलिए पहले H2O के जगह बनता था H2S। ये देखो खत्म। हाँ चलिए देखिए यहाँ पे, दिस स्टेज ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक इज प्रेजेंट इन टूडेज प्लैंक्टोनिक सल्फर बैक्टीरिया, है ना। प्लैंक्टोनिक सल्फर बैक्टीरिया मतलब जिनमें ऑक्सीजन ना थी। तो यहाँ पे देखिए CO2 और H2S, क्या CO2 और H2S बनाया ग्लूकोज, H2O और सल्फर। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुई ना, मतलब ये प्रोसेस कहाँ हो रही है? बैक्टीरिया में, मतलब यहाँ फोटोसिंथेसिस वाला रोल नहीं है। कन्वर्जन ऑफ बैक्टीरिया क्लोरोफिल टू ट्रू क्लोरोफिल, अब मजा आएगा। जो बैक्टीरिया में क्लोरोफिल था ना, अब वो रियल क्लोरोफिल बना देगा, मतलब ग्रीन कलर का क्लोरोफिल बना देगा। यदि वो ग्रीन कलर का क्लोरोफिल बना देगा ना, तो देखो क्या होगा, CO2 H2O रिएक्शन करके बनाएगा ग्लूकोज, जैसे ऑक्सीजन आई ना दुनिया बदल जाएगी। ऑक्सीजन मिलते दुनिया बदल जाएगी। जैसे तुम लोग अभी नीट की तैयारी कर रहे हो ना, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज मिलना ना, दुनिया बदल जाती। तुम सब ले लो, तुम्हारे बीच में बैठे यदि किसी फ्रेंड का MBBS में सिलेक्शन हो जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में, तुमको कॉल मैसेज फोन तक नहीं करेगा। ऐसा देखेगा कौन बात करे, पढ़ता उड़ता तो है नहीं। ऐसे समझ गए? जैसे अरे सीधी सी बात है, जैसे मान लो तो अब तुम सब लोग IAS की तैयारी कर रहे हो, मान लो किसी एक बच्चे का IAS में सिलेक्शन हो गया, तुमको क्या लगता है, तुम गार्ड बन गए, वो IAS बन गया, तो तुमसे बात करेगा दुनिया? ऐसे जैसे ऑक्सीजन मिली तो दुनिया